हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं महेश कुमार साहू। ये आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड लेक्चर है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में देखे थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ, परमिटिविटी और वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो चलिए, कल के क्लास में हम लोग देख चुके थे कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हम लोग कितना अमाउंट फोर्स वो लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, अगर इंटरेक्शन हो रहा है, दो चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन हो रहा है तो किस अमाउंट में होगा, कितना फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स जो है वो कितने अमाउंट में लगेगा, उसको आज हम लोग देख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब एक साइंटिस्ट है जो एक लॉ दिए हैं, और वो लॉ है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज। ये जो लॉ है वो दो स्टेशनरी चार्ज के लिए है और पॉइंट चार्ज के लिए है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज। यानी फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा F, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ चार्जेज। अगर जैसे एक चार्ज यहां है Q1 और एक चार्ज यहां है Q2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज। तो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज को, तो Q1 इंटू Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम एंड डायरेक्टेड अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ देम। तो देखिए Fe जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर का। सेपरेशन बिटवीन देम कितना है, R है, तो R स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और फोर्स इसी लाइन के अलोंग लगेगा, जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होते, जैसे ये पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा, तो इस केस में ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब इन दोनों को जब हम लोग एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां पर K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K का जो वैल्यू होता है, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो इधर फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा, इधर से मीटर R स्क्वायर गया तो मीटर स्क्वायर, और चार्ज का कूलम्ब इंटू कूलम्ब यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका SI यूनिट। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो K का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, न्यूटन का क्या होता है फोर्स का MLT-2, मीटर का L स्क्वायर, और कूलम्ब, तो कूलम्ब तो चार्ज का ऐसा यूनिट है, और चार्ज खुद में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन होता है, करंट होता है। तो हम लोग Q को क्या लिख सकते हैं, I इंटू T, यानी इसको डिवाइड में लिख लेते हैं नीचे, तो I का A और T और इसका होल स्क्वायर है ऐसा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M, यहां से L और L मिलकर के L का पावर 3, T यहां से 2T ऊपर गया तो T का पावर -4 और A का पावर -2। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ K। K का एक वैल्यू और होता है हमारे पास, और इसको लिखते हैं K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन। तो ये भी एक के का वैल्यू है। यहां एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये देखते हैं ये परमिटिविटी होता क्या है। अलग अलग मीडियम के लिए ये परमिटिविटी का जो वैल्यू है वो अलग अलग होगा। जैसे ये जो कूलम फोर्स हम लोग लगाए हैं K इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, K का वैल्यू पुट कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये अगर फ्री स्पेस में हो, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो यहां एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्री स्पेस के लिए है। अगर किसी मीडियम में हम लोग चले जाएं, जैसे दो चार्ज पार्टिकल हैं, इसको किसी मीडियम में ले जाकर रख दें, तो उस केस में ये फोर्स का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू है वो चेंज कर जाएगा। वो किस तरह से चेंज करेगा उसको हम लोग देखते हैं। और ये परमिटिविटी क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परमिटिविटी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू इट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता क्या है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो जैसे ये चार्ज जो है एक पॉइंट चार्ज है, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज यहां है Q2। ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा। इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है क्या? नहीं है। तो ये किस तरह के फोर्स लगा रहे हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं। और नॉन कांटेक्ट फोर्स कब लगता है? जब कोई ना कोई फील्ड जनरेट हो रहा होता है, यानी कि एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। उसका एक अपना एरिया होगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो एक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज जो होता है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है। जब इसके फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर इंटरेक्शन होता है, फोर्स लगता है। तो अब ऐसा है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मटेरियल को हम लोग रखते हैं, किसी भी मटेरियल को, तो ये मटेरियल जो है ना वो पोलराइज होना शुरू हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। जैसे यहां बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और इधर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं, तो इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलेगा ऐसा। अब इसके अंदर हम लोग एक मटेरियल को रखें, तो ये मटेरियल में क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन होगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव को अपनी ओर खींचेंगे, ये नेगेटिव है तो इसके तरफ इसका पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था, अगर इस पहले चलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई नोट माने, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस मटेरियल में अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन कह रहे हैं। ये मटेरियल क्या हो रहा है? पोलराइज होना शुरू हो गया। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास? ई नेट इक्वल्स टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है तो ई पी। अब देखिए कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर जाने वाला, वो पहले से कम हो गया या ज्यादा हो गया? तो पहले के कंपैरिजन में वो कम हो गया है, उसमें से ईपी माइनस हो गया है। किसी भी मीडियम को जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या करेगा? वो उसमें पोलराइजेशन होगा और पोलराइजेशन के कारण वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में ले आएगा और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ कम हो जाएगा। अब देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू इट ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। इसमें क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया है। तो ये जो मटेरियल था
इसका ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? परमिटिविटी कहलाएगा। अब इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं किससे? एप्सिलॉन से। अब जिस मीडियम का परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये अपोज करेगा। अगर किसी मीडियम का परमिटिविटी हाई है तो वो ज्यादा अपोज करेगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो और कम हो जाएगा। जो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा परमिटिविटी, जितना हाई परमिटिविटी, उतना कम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जा पाएगा। ये जो मीडियम का प्रॉपर्टी है, इस मीडियम का, ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फ्री स्पेस में जब होता है उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, जैसे ही इस चार्ज को, इन दोनों चार्ज को उठा करके रख दिए किसी मीडियम में, तो अब क्या हो गया? अगर उस मीडियम का परमिटिविटी हाई है तो क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करेगा, यानी इसमें जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स से वो कम हो जाएगा। अगर ये फोर्स अभी F लग रहा है, F का वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पहले ये कहां रखा हुआ है? फ्री स्पेस में रखा हुआ है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है तो। अब इसको अगर किसी मीडियम में रख दिया गया और उस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो क्या होगा? तो ये फोर्स जो है वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो परमिटिविटी नाम से क्या लगता है? ये जो परमिटिविटी नाम से लग रहा है कि परमिट करना चाहिए, ये परमिट करता है, लेकिन किसको? अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा, तो उसका जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दो चार्ज का, वो क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कांस्टेंट, और इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल रहे हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ये होता है रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ permittivity of medium to permittivity of free space। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन R से, परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको हम लोग K भी लिखते हैं, और हम लोग इसको K भी लिखते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी एप्सिलॉन M परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यह है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करें तो इसका वैल्यू हमारे पास होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो अभी हम लोग K का यूनिट निकाले थे ना, K का यूनिट कितना निकला था? K का जो यूनिट था वो था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये K का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलम स्क्वायर
पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी ऑफ वाटर जो होता है ये होता है 80। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके ऊपर। क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज केप्ट एट ए डिस्टेंस r is f if the same charges are kept in water at same distance how does the force between them changes। 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक चार्ज q1 है और यहां दूसरा चार्ज है q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है r और इसका फोर्स कितना दिया हुआ है f। तो f का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्पेस में रखा हुआ है तो q1 q2 बाई r स्क्वायर, ये है फोर्स का वैल्यू f। नेक्स्ट हम लोग से पूछ रहा है कि सेम चार्ज को जब वाटर में रख दिया जाएगा तो ये परमिटिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां f इक्वल्स टू 1/4 पाई, इस बार एप्सिलॉन नोट की जगह पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ऑफ वाटर q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ वाटर है। तो परमिटिविटी ऑफ वाटर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोग देखे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू, या इसको हम लोग के भी बोल रहे थे, ये कितना था, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और मीडियम कौन सा है, वाटर, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ वाटर हो जाता है यहां से K इंटू एप्सिलॉन नॉट, और K का जो वैल्यू होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वाटर के लिए वो होता है 80, ये कितना हो जाएगा 80। तो एप्सिलॉन ऑफ वाटर इक्वल्स टू 80 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पुट करेंगे तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई 80 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस 80 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा टर्म क्या दिख रहा है, F के जैसा दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यानी जो नया फोर्स होगा, ये नया फोर्स है ना F डैश या F ऑन वाटर, ये कितना हो जाएगा F बाई 80, फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। परमिटिविटी अगर इंक्रीज कर रहा है किसी मीडियम का तो फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स के साथ थोड़ा इसको इक्वेट करके देखते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स का ये फॉर्मूला लगभग ऐसा ही दिखाई दे रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला था Fg, ये कितना आ रहा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। और हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला है Fe, ये कितना है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर हम लोग को देखना हो कि ये फोर्स और ये फोर्स का जो रेशियो आता है वो कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो आ रहा है हमारे पास वो कितना आ सकता है। तो अगर ये मास को देखता है या ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये G जो होता है यहां, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, मतलब मीडियम चेंज भी कर जाए तब भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज करता है इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर फर्क पड़ता है। परमिटिविटी के चेंज करने से, मीडियम चेंज करने से परमिटिविटी चेंज होगा और परमिटिविटी चेंज करने से फोर्स का वैल्यू चेंज करने लगता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है और दोनों के बीच का सेपरेशन r है, तो निकालना है ग्रेविटेशन फोर्स और रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा। तो ये मास को कंसीडर करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। तो इसका मास भी उतना ही हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर
-31 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये केजी में होता था। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो यहां से निकालते हैं Fg बाई Fe कितना हो जाएगा। तो Fg का वैल्यू कितना है, G का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, M का वैल्यू तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इसका स्क्वायर। देखिए कितना आता है ये, सिर्फ पावर को हम लोग देखते हैं अगर, तो ये पावर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -31 और 10 टू द पावर -31, ये हो जाएगा 62। तो यहां से 10 टू द पावर -11 और यहां से -62, ये ऊपर 9 गया तो -9 और 19 इंटू 19 सॉरी 19 इंटू 2, तो 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा -38 और -38 ऊपर जाएगा तो +38। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 का पावर, इसका वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर -44 ऐसा। तो अगर ऐसा हम लोग को देखना हो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 44 इंटू Fg। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि अभी हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं किया ना नंबर्स को, तो ये लगभग इतना आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस तरह से ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहां एक पॉइंट चार्ज है Q1 और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है R1। एक इधर पॉइंट चार्ज है Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो इसके ऊपर इसका जो डायरेक्शन होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा यहां दोनों चार्ज के बीच का, ये सेपरेशन होगा, और ये इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। फोर्स जब इस डायरेक्शन में लग रहा होगा तो हम लोग दो तरह से आर को देख सकते हैं। एक आर का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है इस डायरेक्शन में, दूसरा जो आर का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है ऐसा। आर का जो डायरेक्शन है वो ये है। डिस्टेंस मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। तो ये जो हमारे पास होगा, देखिए अगर हमारे पास वेक्टर जो है R1 इधर है और R2 इधर है, तो इसको इधर खींचे, ये क्या हो गया -R1, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐसा आएगा इधर इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा R2 -R1, यानी इस डायरेक्शन में जो आया है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं R2 -R1 वेक्टर, और इस डायरेक्शन में R1 -R2 ऐसा। अब यहां से फोर्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये जो Q1 चार्ज है Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और 2 जो 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यहां हम लोग देखते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग K भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर,
तो ऐसा लिख सकते हैं उसको, अभी हम लोग फोर्स किधर ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो इसको लेंगे R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। या आर स्क्वायर भी उसको हम लोग लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 को अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। R1 माइनस R2 को एनसीईआरटी में R12 लिखा है, किसी किसी बुक में R21 लिखता है, तो इसको हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से R12 लिखते हैं। तो R12 का स्क्वायर और यहां R12 का कैप। ये फोर्स का डायरेक्शन किधर है, R12 के डायरेक्शन में है। R12 का डायरेक्शन किधर है, इधर है, और फोर्स का भी डायरेक्शन इधर ही है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर। इस कैप वाले वेक्टर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए कैप इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 का मैग्नीट्यूड। ये इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12, 2 यहां और 1 यहां, पावर 3 हो गया, और R12 वेक्टर। ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक उसी तरह से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का क्यूब R21 वेक्टर। अब दोनों का जो डायरेक्शन है R12 का और R21 का, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो ऐसा ही होता है, एक्शन इक्वल, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे एक चार्ज है, अब उसके ऊपर एक से ज्यादा चार्ज अगर फोर्स लगाते हो, यहां सिस्टम में कितने चार्ज थे, 2 ही चार्ज थे, एक Q1 और एक Q2। अब एक ही सिस्टम में 2 से ज्यादा चार्ज आ जाए, जैसे ऐसा हो, एक पॉइंट चार्ज है यहां Q0, दूसरा चार्ज है यहां Q1, नेक्स्ट चार्ज है यहां Q2, एक चार्ज यहां है Q3। इस तरह से अलग अलग चार्ज है, और अलग अलग चार्ज है, तो Q1 से Q0 का जो डिस्टेंस है यह है R1, Q2 से जो डिस्टेंस है वो है R2, Q3 से जो डिस्टेंस है वो है R3। सारे पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 के Q0 के ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, Q2 किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, Q3 इस डायरेक्शन में, और सबको ये क्या है, फोर्स ऑन Q0, किसके कारण, Q2 के कारण। तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, ये फोर्स किसके कारण है, Q1 के कारण, तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। ये फोर्स किसके कारण है, Q3 के कारण, तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3। अब नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, F नेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, या फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2।
प्लस फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q3, और जितने भी रहते सबको ऐड करते जाते। ये है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। एक से ज्यादा चार्ज रहेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका वेक्टर एडिशन कर लेंगे, और अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या कर लेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर जो नया वेक्टर आएगा उसमें उसको ऐड कर लेंगे। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर हम लोग। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड A है और इसके चारों कॉर्नर्स पर चार्ज Q है, सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। अब निकालना है ये A B C D, फोर्स निकालना है कॉर्नर A के ऊपर, मतलब ये जो चार्ज है प्लस Q, इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालना है। तो हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे, तो टोटल फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा फोर्स ऑन A ड्यू टू B प्लस फोर्स ऑन A ड्यू टू C प्लस फोर्स ऑन A ड्यू टू D। इस तरह से फोर्स का एडिशन होगा। ये जो Q अबाउट का फोर्स है B वाला, ये किधर फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में। ये हो गया फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ये फोर्स इसके ऊपर किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन A ड्यू टू D। ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, ऐसा, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। इसका डिस्टेंस कितना है A, इसका भी डिस्टेंस हो जाएगा, A स्क्वायर है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2A, ऐसा हो जाएगा। तो अब फोर्स ऑन A ड्यू टू B निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो K Q और Q दोनों Q है तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। फोर्स ऑन A ड्यू टू C, ये कितना हो जाएगा, तो K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर, और फोर्स ऑन A ड्यू टू D, ये कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर और दोनों के बीच का डिस्टेंस A स्क्वायर। ऐड करना है तो देखिए ये इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या कर लेंगे हम लोग, F डैश आएगा, किसका किसका एडिशन, F ऑन A ड्यू टू B और F ऑन A ड्यू टू D, इन दोनों का एडिशन हम पहले कर रहे हैं, तो उन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू देखिए सेम दिखाई दे रहा है, और दो वेक्टर होते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता है रूट अंडर, तो A का वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू के F मान लेते हैं, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F F1 F2 होता है, और cos थीटा का वैल्यू कितना है, दोनों के बीच का एंगल 90, तो cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0, कितना आ गया 2F स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 2F, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये मिडिल से क्रॉस करेगा, इन दोनों के बीच से ही क्रॉस करेगा ना, और ये आ गया F डैश। अब F डैश को किससे ऐड कर देंगे, फोर्स ऑन A ड्यू टू C, तो टोटल फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, F टोटल, ये हो जाएगा हमारे पास √2, और F का वैल्यू कितना था, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन A ड्यू टू C कितना, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर। यहां से जो कॉमन निकलता है निकाल लेते हैं, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, यहां क्या बचा √2, और यहां क्या बचा 1/2। ये आ गया हमारे पास टोटल फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज। क्लियर है, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
यहां पर चार्ज जो है वो 2q है, प्लस 2q, यहां भी चार्ज प्लस 2q है, और यहां पर चार्ज जो है वो q है, प्लस q। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस q चार्ज। कैसे निकालेंगे? तो ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन q ड्यू टू प्लस 2q, और ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर इसका साइड a दिया हुआ है तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? k, q1 का वैल्यू q और q2 का वैल्यू इंटू 2q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस a स्क्वायर। कितना हो गया? k 2kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। इसका भी वैल्यू उतना ही होगा क्योंकि साइड सेम है। तो ये हो गया f1, और f2 का भी वैल्यू उतना ही हो जाएगा, ये हो जाएगा f2 के बराबर। अब रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? तो f इक्वल्स टू f1 प्लस f2। इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से क्रॉस करेगा। यहां एंगल कितना है? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60, तो ये भी 60 डिग्री होगा। कैसे निकालेंगे? तो f इक्वल्स टू, f का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट अंडर f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ऐसा हो जाएगा। अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो इस केस में क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर दोनों फोर्स इक्वल है ना, तो f रिजल्टेंट जो हो जाएगा हमारे पास, f इक्वल्स टू रूट अंडर f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, f1 इंटू f2 मतलब f स्क्वायर cos थीटा। कुछ कॉमन निकल रहा है इन दोनों से, f और f 2f, यहां से निकाल लेते हैं 2f स्क्वायर को, तो यहां क्या बचा? 1, और यहां बचेगा cos थीटा। ऐसा होगा। अब देखिए 1 प्लस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2f स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से 2 2 4, 4 से 2 बाहर निकलेगा, तो 4 से रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2, f बाहर निकलेगा तो f, और cos स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो cos थीटा। यानी कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, वेक्टर a है हमारे पास और वेक्टर b है, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो इस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, तो 2a cos थीटा बाई 2। ऐसा हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा। तो इस केस में f का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2f cos थीटा बाई 2। तो 2 और f का वैल्यू कितना है? 2kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और cos थीटा बाई 2, यानी कि cos थीटा कितना है इन दोनों के बीच का? ये 60 है तो ये भी 60 होगा, थीटा बाई 2 यानी कि 30 डिग्री। अब ये जो भी वैल्यू आएगा, q का वैल्यू, k का वैल्यू, सबका पुट करेंगे तो f का टोटल वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द बॉल्स इन दिस पोजीशन। एक सिचुएशन दिया गया है जिसमें एक फिक्स पॉइंट से दो स्ट्रिंग है, एक लेंथ, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है। यहां एक मास फिक्स किया गया है M1 और यहां M2। स्ट्रिंग L1 से कनेक्टेड M1 मास है और स्ट्रिंग L2 से कनेक्टेड M2 मास है। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। चार्ज का वैल्यू नहीं दिया गया है, बस फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू लेकिन पूछा है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इसके ऊपर फोर्स की M1 इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएगा। एक इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा होगा, कौन सा? mg, m1g, और यहां m2g।
ऐसा काम कर रहा होगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग अलग से बना लेते हैं पहले। ऐसा है, स्ट्रिंग का लेंथ अलग अलग है लेकिन दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। यहां एंगल, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। यहां एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, यहां से ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। m1 का वैल्यू 2m दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2m। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2mg काम करेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। यहां m1 है और m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है m दिया हुआ है तो इधर mg काम करेगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। इसको, इस लाइन को थोड़ा और खींचते हैं आगे। ऐसा, यह एंगल θ1 है तो यह एंगल क्या होगा θ1 होगा, और इस लाइन को अगर खींचे तो ये θ2 है तो ये भी एंगल कितना होगा θ2। यहां से tan θ1 और tan θ2 का वैल्यू देखिए तो कितना आ जाएगा। tan θ1 कितना आएगा, परपेंडिकुलर मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय 2mg, F बाय 2mg, और tan θ2 का वैल्यू ये हो जाएगा फोर्स बाय mg, फोर्स बाय mg। tan θ1 प्लस θ2, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा tan θ1 प्लस tan θ2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2, ऐसा हो जाता है। और θ1 प्लस θ2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू tan θ1 कितना, तो tan θ1 का वैल्यू हो जाएगा F बाई 2mg प्लस tan θ2 का वैल्यू F बाई mg होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan θ1 कितना F बाई 2mg इंटू F बाई mg θ2, tan θ2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा tan 45 का वैल्यू हो गया 1 इक्वल टू, यहां F बाई mg को कॉमन निकाल लेंगे तो 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 यानी 3F बाई 2mg इतना आ गया, डिवाइडेड बाई यहां से F स्क्वायर 2m स्क्वायर g स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 2m स्क्वायर g स्क्वायर माइनस F स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर g स्क्वायर, ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। ये राइट साइड जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा कट भी कर सकते हैं, यहां से 2 से 2 कैंसल, mg से एक m और एक g कैंसल, तो यहां से क्या बचेगा, ये इधर चला गया तो 2m स्क्वायर g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg इक्वल टू 3f। ये राइट साइड जाएगा तो 2m स्क्वायर g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, ये इधर चला गया तो इक्वल टू 3f mg। इसको राइट साइड लेकर आ रहे हैं तो f स्क्वायर माइनस प्लस 3f mg माइनस 2m स्क्वायर g स्क्वायर इक्वल टू 0। सबको राइट साइड लेकर चले गए हैं। ये कैसा दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ऐसा होता है ना। तो यहां f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा माइनस b, तो माइनस b का वैल्यू कितना है 3mg, तो माइनस 3mg प्लस माइनस
रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 8 लिख लेते हैं डायरेक्ट, 8 एम स्क्वायर जी स्क्वायर। यहां से डिवाइडेड बाई 2a, तो a का वैल्यू 1 है, 2 हो गया। यहां से माइनस 3mg प्लस माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कॉमन हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो mg हो जाएगा, तो mg 9 माइनस 1 सॉरी 9 माइनस 8 कितना 1, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1, रूट अंडर 1 का वैल्यू 1, तो डिवाइडेड बाई सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो यहां एक माइनस साइन है, c का वैल्यू माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से mg कॉमन निकल गया, रूट से बाहर हो गया, एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन निकला, फिर बाहर हो गया रूट से, तो mg यहां 9 प्लस 8 कितना रूट अंडर 17 और डिवाइडेड बाई 2, mg कॉमन दिखाई दे रहा है, तो f का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास mg इंटू, दोनों माइनस लगाएंगे तो फोर्स का वैल्यू माइनस में आएगा, और अगर प्लस लिखते हैं एक को तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 17, रूट अंडर 17 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां 2 लिख लेते हैं ऐसा। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ये आया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।